कथा कलश में लीजिए सुनिए जैनेन्द्र कुमार की कहानी तत्सत। प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों और कहानीकारों में जैनेन्द्र का विशिष्ट स्थान है। आप प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहानी तत्सत में एक जंगल है जहां पहुंचते हैं दो शिकारी और उस जंगल की भयावहता की चर्चा करते हैं। जंगल के पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु इस कौतूहल में शामिल हो जाते हैं कि जंगल आखिर कहाँ है। जब सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को कहीं भी जंगल नहीं दिखता तो वो सभी दोनों शिकारियों से सवाल करते हुए कहते हैं कि अगर मैं बड़ का पेड़ हूं, मैं शीशम, मैं घास, मैं शेर और मैं सांप, तो फिर जंगल कौन है, कहाँ है? और इसी सवाल का जवाब सुनेंगे आप इस कहानी में। शीर्षक है तत्सत। भाग लेने वाले कलाकार हैं प्रवीण शर्मा, SM शरीफ, नौशीन बेगम, धर्मेंद्र मणि राजेश, सैयद शाहिद और MP सिंह। प्रस्तुति मोबीन अहमद खान की और प्रस्तुति सहयोग कंचन कपूर का। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वो पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते ही जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छां में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, बैठो भाई। ओह, कैसा भयानक जंगल है ये। और कितना घना भी। हाँ, सही कहा तुमने। इसी तरह कुछ देर बातें करके और विश्राम करके वो शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, ये अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वो गए? हाँ, गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? नहीं तो, वो बड़े अजीब मालूम होते थे। कौन थे दादा? जब छोटा था तब इन्हें देखा था। अच्छा। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना है। देखा वे चलते कैसे हैं? हाँ। अपने तने की दो शाखों पर ही चलते चले जाते हैं। अच्छा दादा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते? क्यों दादा? हाँ? हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बढ़े तो काहे पर। हाँ, ये तो है। इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह से। इतने में बबूल, जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयावने वन को देखा है? शीशम ने कहा। दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था। वो वन क्या होता है दादा? सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नाम के जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। मालूम होता है वो शेर चीतों से भी डरावना होता है। हाँ। डरावना जाने तुम किसे कहते हो भाई, हमारी तो सबसे प्रीति। दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। जरूर वो शेर चीतों से बढ़कर होगा। सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को भी मार देता है। उन्हें ऐसा करते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वो जरूर कोई बड़ा खौफनाक जीव होगा। सो तो है। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के और पेड़, साल, सेमर, सीरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को
कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर अज्ञात भाव से उसका डर सबको था। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। हाँ, तुम तीखा बोलते हो। बात ये है कि बताओ, तुमने वन देखा है? हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं। मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन वन ही कहती हुई घूमती रहती है, पर वो ठहरती नहीं। हर घड़ी सुनता हूँ वन है, पर मैं उसे जानता नहीं हूँ। क्या वो किसी ने देखा है? बिना जाने फिर तुम इतना तेज क्यों बोलते हो? मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ। वही मुझ में बोलती है। बड़ ने कहा, वंश बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो। कुछ भरे होते तो झुकना जानते। लंबाई में सब कुछ नहीं है। वंश बाबू ने तीव्रता से खड़खड़ सनसन किया कि ऐसा अपमान वो नहीं सहेंगे। बड़दाता ने उधर से आंख हटाकर फिर और लोगों से कहा, भाई, हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उसकी पहुंच सब कहीं है। वो कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होगी। तब सब ने घास से पूछा, घास, तू वन को जानती है? बोल, जानती है? वन को जानती है? नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पदतल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सर पर चोट ज्यादा पड़ती है, समझती हूँ ये ताकत का प्रमाण है। धीमे कदमों से मालूम होता है ये कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से तो मेरी बहुत बनती है दादा। मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ बिछी हुई रहती हूँ, पर वन को मैंने अलग कर कभी नहीं पहचाना। तुम कुछ नहीं बतला सकती? मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा। तब बड़ी कठिनाई हुई। किसी के समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। इतने में पशुराज सिंह वहां आए। पहने दांत थे, बालों से गर्दन शोभित थी, पूंछ उठी थी। धीमी गर्वीली गति से वो वहां आए और किलक किलक कर बहते जाते हुए निकट एक चश्मे में से पानी पीने लगे। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहां कहां छापा मारते हो। एक बात तो बताओ भाई। कहो क्या कहते हो? हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ क्या? बताओ वो कैसा होता है? लाओ सामने वो वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर करने रख दूं। मेरे सामने भला वो क्या हो सकता है? इसका मतलब वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? सामना होता तो क्या वो जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूं। वो अगर कोई वन तो आए सामने। खुली चुनौती है, या मैं या वो। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वो तुमुल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगीं। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने ये सब कैसे जाना कि कोई वन है और वो आसपास रहता है? जब मैं हूं, आप सब निर्भय रहिए। वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है। मैं हूं, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। आपकी बात सही है। मुझे यहाँ सदियां हो गई हैं,
वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहां मेरी छां में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज्यादा जानते हैं। आदमी को मैं खूब जानता हूं। मैं उसे खाना पसंद करता हूं। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वो चालाक जीव है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब वो अच्छा है, नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी बात बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिनराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं। वो मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिप कर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं, ऐसी भेद की बात उनसे पूछनी चाहिए। सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। मैं जो कहता हूं वही सच है। उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूं कोई न डरे। कैसा सांप और कैसा कुछ और। कोई मुझसे ज्यादा जानता है क्या? बड़दादा ये सुनते हुए कुछ नहीं बोले। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चले गए। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते चुप चुप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीली देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी। फट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, क्या है? वो जा रहे हैं सरबराज। ज्ञानी जीव हैं। आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। अवसर खोना नहीं चाहिए। इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन क्या है? सांप ने कहा, किसका वास? वो कौन जंतु है? और उसका वास पाताल तक तो कहीं है नहीं। मैं धरती के सारे गर्त जानता हूँ। भीतर दूर तक बैठकर उसी के अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहता हूँ। वहां ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं? तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन वो कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं पड़ता। तो वो फर्जी है। बिल्कुल वो फर्जी है। सुना तुम सबने? ये कहकर वो आगे बढ़ गए। मतलब यह है कि सब जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है और वो कहाँ है, क्या है जिसको कोई नहीं जानता। ऐसी भी भला कोई चीज कभी हुई है या हो सकती है। अंत में तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। सच में वो नहीं है। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताएं तो बताएं, नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। बड़दादा की वहां विशेष नहीं चली। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा है, और जंगल के ना होने का फैसला पास हो गया। एक रोज आफत के मारे फिर वो शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। कैसे आ गए? मैं पूछता हूं। आ गई है। मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। इस टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है वो बड़दादा पहचानते थे। उन्होंने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन
आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्वृम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है? ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूं। ये कहकर बड़दादा आदमियों से मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीजों का नीचा मुंह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब ये बताओ कि वो जंगल क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वो कहाँ है? आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, ये जंगल ही तो है जहाँ हम हैं। क्यों? जंगल जंगल यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है जंगल। तुम हो, मैं हूँ, ये है वो है, जंगल फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी। स्वार्थी हो। खत्म कर दो इनको, मार डालो। आदमी ये देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ जंगल कहाँ है? हम सब जा रहे हैं, वही तो जंगल है। हाँ, वही तो जंगल है। क्यों? बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वो सेमर है, वो सिरस है, साल है, वो घास है, वो हमारे सिंहराज हैं, वो पानी है, वो धरती है। तुम जिनकी चाह में हो वो हमारे बड़दादा हैं। तब तुम्हारा जंगल कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। ये सब कुछ ही जंगल है। हाँ, ये सब कुछ ही तो जंगल है। हाँ, इस पर गुस्से से भरे हुए कई वंचरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ। अब आदमी क्या कहे? एक ने कहा, यार ये क्यों नहीं कह देते कि जंगल नहीं है? देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, अरे मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। तुम क्या मरोगे? अरे सदा कौन जिया है, इससे इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? अच्छा ठीक, मैं देखता हूँ। भाइयों, जंगल कहीं दूर या बाहर नहीं है। आप लोग सभी वो हो। हाँ, आप लोग सभी हो जंगल। इस पर फिर गोलियों से सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा? मैं जंगल हूँ? तब बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं ये मानूं कि मैं बांस नहीं है, जंगल हूँ? मैं बांस हूँ, बांस। और मैं घास। और मैं शेर। और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा ना हो तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वो कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद वो पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। चढ़ते चढ़ते वो उसकी सबसे ऊपर की फुनगी तक पहुंच गया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। वन के प्राणी ये सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में ना आ सका। देखते देखते पत्तों की वो जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उसमें चैतन्य भर आया। कुछ क्षण बाद मानो वो एक चमक से चमक आए, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। वो आदमी अब नीचे उतर आया था और अन्य वंचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे। उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भंग करते हुए बड़दादा ने कहा, वो है। दादा ने इतना ही कहा, वो है। कहाँ है? सब कहीं है। सब कहीं है। और हम दादा,
हम दादा, हम हम नहीं, वो है।